हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष शुक्ल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि कैंपस एक सी से रिलेटेड यदि आपसे एक फंडामेंटल प्रोग्राम बनवाती है तो आपके बनाए हुए प्रोग्राम पर किस प्रकार के क्वेश्चंस वह अराइज करेगी। मोस्टली स्टूडेंट किस प्रकार के आंसर देते हैं। क्या एक फंडामेंटल प्रोग्राम के ऊपर पूछे गए क्वेश्चंसों के क्या स्टूडेंट को किस तरीके से जवाब देना चाहिए। क्या स्टूडेंट जो जवाब देते हैं क्या वो एक अच्छे पैकेज और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए ठीक है या कुछ और। तो आइए देखते हैं हम अपन एक इंटरव्यूअर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लीज एक सी का प्रोग्राम आप राइट कीजिए। तो जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सीखते ही वह सी के बाद C++ है। जैसे ही उन्होंने एक प्रोग्राम कंप्लीट किया तो उस प्रोग्राम के ऊपर अब इंटरव्यूअर बकायदा अपना क्वेश्चंस पूछे। तो जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में भी देखा था, हैश वगैरह ये सब में फिर से डिस्कस नहीं करना चाहता, हम पॉइंट पे आते हैं सीधे। कैंपस पूछ रहा है कि ये बताइए इसमें आपने इंट मेन लिखा है, क्या इंट मेन लिखना कंपलसरी है। तो आज की तारीख में मोस्टली स्टूडेंट वॉइड मेन लिखते हैं इन प्रोग्रामिंग सी, क्योंकि वो भी चल जाती है। लेकिन सही सिंटैक्स तो इंट मेन का ही है। इसलिए यदि स्टूडेंट बोलता है कि हाँ वॉइड मेन से चलता है तो इट्स ओके, लेकिन सही जो है वो इंट मेन है। अब कैंपस पूछता है कि जब वॉइड मेन से चल जाता है और आप इंट मेन भी बता रहे हैं तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बोले सर वॉइड मेन से हम चलाया हुआ है और इंट मेन का भी हमने सिंटैक्स देखा हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम तो किसी में नहीं आती, एरर किसी में नहीं आती। तो स्टूडेंट हमेशा 4 साल तक एरर के आसपास घूमता रहता है कि उसके द्वारा बनाए गए प्रोग्राम में गलती तो नहीं है, लेकिन वो इसके ऊपर कभी नहीं सोचता कि आखिर क्या रीजन है कि जब शुरुआत से सी लैंग्वेज में इंट मेन है तो फिर वॉइड मेन क्यों हुआ, और अगर वॉइड मेन हुआ तो भी आज की तारीख में इंट मेन ही सही सिंटैक्स माना जाता है, ऐसा क्यों। ये स्टूडेंट नहीं सोचता। जिस पैटर्न पे उसने 4 साल समझा है बस उसी को वो लिखना चालू कर देता है। अब कैंपस अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके मतलब वॉइड मेन और इंट मेन दोनों लगाया जा सकता है। बोले यस सर लगाया जा सकता है। ओके, मेन क्या है तो ये डिस्कशन हो चुका है अपने वीडियो में पहले भी, लेकिन मेन क्या है तो मोस्टली स्टूडेंट कॉमनली बोलते हैं कि मेन एक फंक्शन है। सर मेन एक फंक्शन, बोले ओके। फिर कैंपस पूछता है कि मेन करता क्या है, तो बोलते हैं स्टूडेंट कि यहां से प्रोग्राम रन होता है। अब आप देखिए कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेन करता क्या है और स्टूडेंट का जवाब है यहां से प्रोग्राम रन होता है। क्या ये सही क्वेश्चन का सही आंसर है। मेन करता क्या है, मेन क्या करता है। बोले सर प्रोग्राम रन होता है, लेकिन भाई प्रोग्राम रन कैसे होता है। मेन से प्रोग्राम रन होता है, लेकिन मेन करता क्या है ये क्वेश्चन मार्क है। स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता ये क्वेश्चन। फिर इंटरव्यूअर बोलता है ओके, अब आप ये बताइए क्या मेन को कुछ और बोलते हैं। तो कुछ स्टूडेंट बोल देते हैं कि सर ये एक प्रोसीजर है, लेकिन ये भी एक गलत आंसर, क्योंकि मेन प्रोसीजर है ये ज्यादा सुटेबल आंसर है कंपेयर टू फंक्शन, लेकिन ये फिर भी एक हायर पैकेज के लिए परफेक्ट आंसर नहीं। ओके, कैंपस बोलता है इट्स ओके। फिर आगे बढ़ा कैंपस, क्या इंट मेन या वॉइड मेन ही एक सिंटैक्स है। क्या हम इंट मेन या वॉइड मेन के अलावा मेन का कोई और सिंटैक्स नहीं देखते। क्या और कोई सिंटैक्स नहीं होता है। नो सर नहीं होता है,
बाकायदा स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, तब तक भी स्टूडेंट ने 100, 150, 200 प्रोग्राम बनाए होते। वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जा जाके अपने प्रोजेक्ट प्रोग्राम्सों को देख चुका होता है या उनको सॉल्व कर चुका होता है। लेकिन अब देखना यह है कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैंपस, कोई बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं पूछा। क्या इंट मेन या वॉइड मेन आपको जो समझना है, क्या इसका इकलौता यही सिंटेक्स है? यस सर। लेकिन वास्तव में एक और सिंटेक्स होता है जिसमें ये मेन पैरामीटराइज भी होता है, लेकिन मोस्टली कॉमनली स्टूडेंट 4 साल तक नॉन पैरामीटराइज मेन देखते हैं, चाहे वो लैंग्वेज सी हो चाहे लैंग्वेज C++। लेकिन वही स्टूडेंट एक बार भी ये नहीं सोचता कि जब जावा में जाता हूं, जब मैं .NET पे जाता हूं तो मेन मुझे पैरामीटराइज मिलता है, तो क्या रीजन है कि आखिर C++ में और C में ये नॉन पैरामीटराइज है? क्या नॉन पैरामीटराइज के अलावा कोई और मेन होता है? वो सोचता ही नहीं। फिर उसे कभी शायद कुछ स्टूडेंट रहते हैं जिन लोगों को कभी याद आ जाता है कि यार हम लोगों ने किसी वेबसाइट के ऊपर कुछ सॉल्व करते करते कभी देखा था कि हाँ वहां पे कुछ और भी रहता है, तो आंसर बोल देते हैं हाँ, लेकिन मोस्टली बोलते हैं ना, क्योंकि वो उनको ध्यान ही नहीं रहता। कैंपस बोलती ठीक है, क्या अभी भी आप मेन को कुछ और बोलना चाहेंगे? बोले नो सर, इट्स अ फंक्शन और इट्स प्रोसीजर। ओके, बोले ये मेन डिफाइंड है कि ये मेन कॉल हो रहा है? सर डिफाइंड है। ओके, अगर ये डिफाइंड है तो इसे कॉल कौन कर रहा है? 60-70% स्टूडेंट सर कॉल हम कर रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट कॉमन आंसर देते हैं कि सर मेन को कॉल हम करते हैं, लेकिन आप कैसे कर सकते? खुद सोचिए। जब दूसरे फंक्शंस को मेन कॉल करता है, लाइक CLR SCR मेन कॉल करता है, printf मेन कॉल करता है, getch मेन कॉल करता है। जनरली जो लिखा रहता है, क्योंकि फंक्शन तो कहीं से भी कॉल हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमनली जो लिखते हैं ऊपर एक जनरल प्रोग्राम में, तो जब दूसरे फंक्शनों को मेन कॉल करता है तो मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है? बोले सर हम कॉल करते हैं। प्रोग्राम कौन रन करता है? सर यूजर प्रोग्राम रन करता है। ऐसे बेतुके आंसर्स जब स्टूडेंट देते हैं तो सीधा सीधा इंटरव्यूअर बोलता है कहां फंस गया। लेकिन सोचते शायद ये स्टूडेंट ऐसा है, शायद अगला इससे बेहतर आ जाए, शायद अगला इससे बेहतर आ जाए। उनकी ये खोज लगातार चलती रहती है, लेकिन उन्हें बेहतर स्टूडेंट के लिए काफी पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई एक टॉपिक अच्छा, किसी का कोई टॉपिक अच्छा, तो भाई कैंपस तो बोलता है कि मेरे को तो एक ही व्यक्ति में सब कुछ चाहिए। अब किसी का कोई टॉपिक, किसी का कोई टॉपिक, तो मैं ऐसे टुकड़ों में तो लेके नहीं जा सकता। इसलिए मोस्टली स्टूडेंट छूट जाते हैं। इसलिए मोस्टली स्टूडेंट को कॉमन पैकेज मिलता है, एक अनकॉमन पैकेज नहीं मिल पाता। फिर भी चलिए कैंपस आगे बढ़ता है। बोला आपने ये printf लिखा है, ये आखिर printf है क्या? बोला सर इट्स फंक्शन। मेन क्या है? बोले फंक्शन। बोले दोनों का सिंटेक्स अलग दिख रहा है। बोले सर ये फंक्शन कॉल हो रहा है और मेन फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। बोले ओके। बोले ये printf फंक्शन कैसा फंक्शन है? सर ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। फिर अधूरा जवाब दिया उसने, लेकिन स्टूडेंट को लग रहा है कि नहीं ये प्रॉपर जवाब है। बाकायदा कैंपस ने पूछा कि आखिर ये printf कैसा फंक्शन है, तो printf को स्टूडेंट बोलता है सर ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो आंसर गलत नहीं है, लेकिन आंसर अधूरा। अगर आपको अधूरा पैकेज चाहिए तो ये आंसर पूरा हो सकता है, लेकिन एक अच्छे पैकेज के हिसाब से तो ये आंसर अधूरा है। तो समझ जाइए कि आपको पैकेज भी अधूरा मिलना, लेकिन गलती महसूस होनी भी चाहिए कि हाँ गलती हो रही, लेकिन मोस्टली नहीं, क्योंकि 4 साल यही बोला इट्स अ प्री डिफाइंड। ओके, कहां से आ रहा है? बोला सर ये stdio.h हेडर फाइल से आ रहा है। stdio.h हेडर फाइल क्या है? बोले सर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अच्छा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है? बोले सर कीबोर्ड और माउस। अब बताइए कीबोर्ड और माउस कि कीबोर्ड और मॉनिटर? एक आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होती है, एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होती है। लेकिन ठीक है,
चलिए, मैक्सिमम समझदार बच्चे इस चीज को समझ लेते हैं और बोल देते हैं कि वो कीबोर्ड और मॉनिटर होता है। बोले सर ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। बोले ओके, क्या ये क्या आपने जो ये printf फंक्शन बोला है, क्या यही एक इसका सिंटैक्स है जो आपने प्रोग्राम में लिखा? नहीं सर, इसके साथ अपन वेरिएबल्स वगैरह भी और यूज कर सकते हैं। ओके, क्या आप बता सकते हैं कि ये printf फंक्शन कैसा फंक्शन है? सर प्रीडिफाइंड फंक्शन। ओके, क्या कुछ और आप बताना चाहेंगे इस printf फंक्शन के बारे में कि बस इतना ही आपको आता है? बोले सर इट्स अ प्रीडिफाइंड फंक्शन है, stdio.h के अंदर होता है, हम इसको कॉल कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं। इसके दो सिंटैक्स मतलब और भी सिंटैक्सेस होते हैं, एक तो मैंने स्ट्रिंग के साथ लिखा ही है, लेकिन हम इसके साथ में अपनी वेरिएबल्सों को भी कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। बोले और कोई जानकारी? ओके, लेकिन ये जानकारी एक नॉर्मल पैकेज के हिसाब से भी गलत है। तो अपर पैकेज तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन कैंपस बोलता है ठीक है आगे देखते हैं। बोले इस मेन फंक्शन में आपने इस मेन फंक्शन में आपने रिटर्न 0 लिखा है। देखिए रिटर्न 0 लिखा है, तो ये जो रिटर्न 0 लिखा है ये क्यों लिखा है? स्टूडेंट फट से खुश होकर बोलता है सर ये वैल्यू रिटर्न करता है। क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है? सर 0 रिटर्न करता है। ओके, अब अगर 0 रिटर्न कर रहा है तो कैंपस पूछता है ये किसको रिटर्न कर रहा है? स्टूडेंट चुप। बोले सर प्रोग्राम को रिटर्न कर रहा है। बोले प्रोग्राम की शुरुआत तो आपने करी थी, तो किस प्रोग्राम को रिटर्न कर रहा है? बोले नहीं सर वो प्रोग्राम को रिटर्न कर रहा है। या फिर स्टूडेंट चुप, क्योंकि उसको ये तो समझ में आ रहा है कि ये एक रिटर्न हो रही है वैल्यू, इसीलिए ऊपर इंट में लिखा है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि आखिर रिटर्न 0 किसको रिटर्न कर रहा है। और कैंपस पूछता है कि भाई ये रिटर्न 0 का मीनिंग क्या है? तो सर इस जीरो का रिटर्न 0 का जो मीनिंग है वो ये है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हुआ। तो कैंपस बोलता है अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर स्टूडेंट चुप कि क्या होगा? कैंपस पूछ रही है कि ये जो रिटर्न 0 है इसका असर कहां पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट को पहले ये तो पता हो कि ये 0 रिटर्न किसको करता है, तब स्टूडेंट सोचेगा कि इसका फर्क कहां पड़ता है। कुछ समझदार स्टूडेंट सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है, तो ये आंसर सही, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पे 0 का असर कहां पड़ता है? अगर ये प्रोग्राम गलत तरीके से सीधे सीधे बोले तो टर्मिनेट अगर हो जाता है तो रिटर्न 0 तो उसे मिलेगा ही नहीं। लेकिन इस प्रोग्राम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये तो जस्ट कुछ लाइन का प्रोग्राम है। लेकिन प्रोग्राम सिर्फ यही नहीं है, प्रोग्राम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तब भी आप रिटर्न 0 लिखते। लेकिन कैंपस ने पूछा कि रिटर्न 0 ही क्यों? यहां रिटर्न 1, रिटर्न 2, रिटर्न 5, रिटर्न 7, रिटर्न 10 क्यों नहीं? क्या और कुछ रिटर्न नहीं हो सकता? रिटर्न सर रिटर्न 0 ही होता है यहाँ तो भाई 0 अगर रिटर्न होता है तो कुछ और रिटर्न क्यों नहीं होता? अगर रिटर्न होता है तो किसको रिटर्न होता है, उसके क्या मायने हैं? बोले सर प्रॉपर एंडिंग को बोलते हैं रिटर्न 0, तो फिर बोलते हैं इम्प्रॉपर एंडिंग को क्या बोलते हैं? और इसके प्रॉपर एंड या इम्प्रॉपर एंड होने से किसको फर्क पड़ रहा है? क्या ये चीज कहीं जाके रिफ्लेक्ट होती है? तो जो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं उनका भी सर घूम जाता है कि सही तो बात है, ये 0 अगर ओएस के पास जा भी रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन दिखता कहां है? यदि आपने वो रिफ्लेक्शन दिखा दिया या फिर आपने इसका सही मतलब बता दिया तो आपका हायर पैकेज था। लेकिन हायर पैकेज में अभी भी नहीं रुकते। हायर पैकेज वाले सिंपल सा पूछते हैं, अच्छा ये प्रोग्राम आपने किस लैंग्वेज में लिखा है? बोलो सर सी लैंग्वेज में लिखा है। अच्छा आप मुझे इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म दिखाइए। वो बोलते हैं कि बकायदा बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए कि आप सी के प्रोग्राम में क्या मुझे पॉलीमॉर्फिज्म दिखा सकते हैं? तो स्टूडेंट अगर पहले से अलर्ट होता है तो वो बकायदा बोल देते सर सी इज अ प्रोसीजर लैंग्वेज और पॉलीमॉर्फिज्म ये उप्स का पार्ट है।
ये पॉसिबल नहीं। जैसे ही उसने बोला ये पॉसिबल नहीं है, हायर पैकेज खत्म। क्यों? क्योंकि भले ही सी एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, लेकिन अगर आपने सी के अंदर उप्स के पिलर्स में से कुछ भी अगर आपने दिखा दिया तो भी आपका हायर पैकेज तय। लेकिन सर उप्स उसमें नजर ही नहीं आता। क्यों? बोला सर सी इज अ प्रोसीजर लैंग्वेज, उप्स पॉसिबल नहीं। लेकिन सब होता है। माना कि सी इज अ प्रोसीजर लैंग्वेज, लेकिन हायर पैकेज आपसे पूछ रहा है कि प्लीज आप इसमें मुझे पॉलीमॉर्फिज्म दिखाएं। यदि आपने इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म दिखा दिया तो आपका सिलेक्शन होना तय। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट चला आ रहा है 70s से, जो चला आ रहा है वही आज तक चल रहे हैं। ये समझने की भी कोशिश नहीं करी कि आज की तारीख में आज की समझ के हिसाब से मैच्योरिटी लेवल स्टूडेंट का जो स्कूल से ही डेवलप हो जाता है प्रोग्रामिंग का, तो इंजीनियरिंग खत्म होते होते तक तो उसका क्या लेवल होना चाहिए। कैंपस आपसे भले ही सी और सी प्लस प्लस के क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो काम सी और सी प्लस प्लस पे करा ये जरूरी नहीं। क्योंकि अब ये अपना ये वीडियो रिलेटेड टू सी एंड सी प्लस प्लस चल रहा है, इसलिए मैं इसके आगे इस पर डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन मेरे बहुत जल्द आगे भी लेक्चर्स आने वाले हैं, वीडियोस आने वाले हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड पार्ट्स भी आने वाले हैं। उसमें अपन बकायदा जावा डिस्कस करेंगे, एडवांस जावा डिस्कस करेंगे, पाइथन डिस्कस करेंगे, मशीन लर्निंग डिस्कस करेंगे, वेब डेवलपमेंट के जो टूल्स होते हैं, जो वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस होती हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेकिन इस प्रकार के वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट समझें, जो फ्रेशर्स हैं वो ये समझें कि उनको किस तरीके से प्रिपेयर होना है, और जो सीनियर्स हैं वो ये समझे कि उनसे जो चूक हो रही है वो अभी भी संभल जाए। जैसे ही अब कैंपस आए उससे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंसों की तैयारी करें, बकायदा नेट सर्च करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे भी सीधे आप बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरे नंबर सब फ्लैश होते हैं। लेकिन कैंपस बाकायदा पूछती है कि इस 4 लाइन 5 लाइन के प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करेंगे तो कितनी लाइंस कंपाइल होगी। 5 लाइन का प्रोग्राम है, 5 लाइन कंपाइल होगी। पिछले बार में मैंने आपको बताया था सी प्लस प्लस में अप्रॉक्स 830 लाइंस कंपाइल होती, इसमें अप्रॉक्स 350 से 400 लाइंस कंपाइल होती हैं। आखिर ये 350 और 400 लाइन में छुपा क्या होता है? मैं इसको एक परफेक्ट नंबर क्यों नहीं बोल रहा? मैं कभी 350 बोल रहा हूँ, कभी 400 बोल रहा हूँ। इसका रीजन क्या है? मैंने सी प्लस प्लस में भी अप्रॉक्स 850 क्यों बोला? मैंने एग्जैक्ट नंबर क्यों नहीं बताया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को समझना होता है। लेकिन स्टूडेंट क्या बोलता है, मैं एक वीडियो देख रहा था, उससे मैंने सी प्लस प्लस देख लिया, क्वेश्चंस एराइज हो भी रहे होंगे स्टूडेंट के तो वो पूछ नहीं पाते। तो अब आप लोगों को ये देखना है कि आखिर आपको किस लेवल पे तैयारी करनी है। क्या जितना सामने वाला आपको पढ़ा रहा है क्या बस उतना ही आपको सोचना है? आप एक इंजीनियर हैं। अगर आप एक इंजीनियर है तो इंजीनियर का मतलब ये होता है कि सामने वाला जो बता रहा है वो तो हमें आना ही चाहिए, लेकिन हमारा दिमाग अपने तरफ से भी क्वेश्चन एराइज करे, वो क्रॉस क्वेश्चन करे, वो बकायदा क्यों, कब, कहां, कैसे, किस स्थिति में इसको, किस स्थिति में उसको यूज करते हैं, इसके यूज होने से क्या हो रहा है, इसके यूज ना करने से क्या फर्क पड़ रहा है। एक एक चीज की जानकारी यदि नहीं रहेगी तो आपका अगर पैकेज में एक नॉर्मल या एक अच्छे पैकेज में सिलेक्शन हो भी गया, किस्मत बहुत अच्छी है, हो भी गया, तो आप कितने दिन तक इंडस्ट्री में सरवाइव करेंगे? कई स्टूडेंट, सर कौन सा ये बाद में चल के ज्यादा काम आता है, इसके बाद जो आता है वो तो हमें आता है। जब आपके फंडामेंटल ही वीक रहेंगे तो क्या आप समझते हैं कि इसके ऊपर बिल्डिंग आपकी अच्छी खड़ी होगी? स्टूडेंट बोले सर पाइथन पे हम लोगों ने बहुत काम किया। नेचुरली आपने पाइथन पे किया होगा। सर सी प्लस प्लस टफ है, पाइथन इजी है। ओके, तो वेलकम इन पाइथन। पाइथन में देखेंगे कि क्या इजी है और क्या टफ है।
कुछ सिंटेक्सेस के आसान होने से हम एक कंप्लीट लैंग्वेज को नहीं बोल सकते कि कौन सी आसान है और कौन सी टफ। तो सीधा सीधा अभी मैं इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं और हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में लगातार इंटरव्यू के इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी लैंग्वेजेस के मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। समय समय पे यदि आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो प्लीज आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें, जी भर के कमेंट दें। ओके, थैंक यू, बाय।